नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं महारथियों का प्रोग्राम। सुमित जैन एंड रविंदर पंचोली जी। सर, पंचेस के लिए हम तैयार हैं। आज किसी को छोड़ना नहीं हमने। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम। आज तो झंडे गाड़ दिए हम लोगों ने सर। आज ही हाँ, के दिन तो बाबरी मस्जिद इसकी ढाई गई। हाँ, आज तो बाबरी मस्जिद भी ढाई गई है। बहुत ही बढ़िया दिन। सर, एक चीज बताइए, ये जितने रुदाली गैंग जिसको बोलते हैं लिब्रांडू, ये सन्नाटे में तो थे। 2 दिन तो इनको सदमे से बाहर निकलने में टाइम लग गया। लेकिन इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा, ये बड़े उछल-उछल के बातें बोल रहे थे। बड़ी लंबी-लंबी हाँक रहे थे। बड़े प्रसिद्ध नाम हैं। मैंने आज पूरी लिस्ट निकाली हुई है। इन सबको छोड़ना नहीं हमने। इन लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैसे एजेंडास को चलाते हैं, कैसे लोगों को भ्रमित करते हैं। बड़ा एक फेमस नाम है। पहले उसी से शुरू करते हैं, जिसको बजाई भी गई थी उसकी, जिसको छितर भी पड़े थे, आप ही के एमपी के अंदर। उसका नाम है प्रसून बाजपेयी। उसने क्या बोला था इलेक्शन से पहले? 3 चीजें हैं, मैं बोलता हूँ। राजा घबराने लगा है। वी राजे को तो क्योंकि हमेशा बोलता है मोदी जी को, सूट महंगे सूट डालते हैं, 8,000 के प्लेन में जाते हैं, तो उन्होंने राजा वर्ड यूज कर दिया। वैसे तो राजा जिसकी ये पैरवाई करते हैं, राजे के खानदान से तो वही आते हैं, ये गंदी फैमिली। लेकिन उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, राजा घबराया हुआ है। संघ जो है, हार के बाद की तैयारी ऑलरेडी संघ ने शुरू कर दी है। ये 2 चीजें बोली उसने। और एक और भी चीज बोली, आएगा मोदी ही। जो लोग नारे लगा रहे थे, उनका भी भ्रम टूटने लग गया है। और मैंने कहते हैं कि उसने बोला कि मैंने कितने विधायकों से बात करी है, सबने बोल दिया है, मोदी इस बार हारेगा और इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। अम, कल का जनादेश देश का सबसे बड़ा जनादेश होगा और उसके बाद सारी राजनीति चेंज हो जाएगी। सर, पहले तो इसी की बजाने की, वाजपेयी की बजाने का टाइम आ गया है। अब मंच आपके पास। देखिए, इसने एक चीज और बोली थी कि 3 दिसंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जितने निर्णय रोके हुए हैं अभी, अब मोदी सरकार की खैर नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सिर्फ 3 तारीख का इंतजार कर रहा था कि रिजल्ट आए और मैं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय। ये इनका मुगालता था। इनको लगता है चीफ जस्टिस इनके बाप का नौकर है। और ये खुद 2-2, 3-3 बार बेरोजगार हो चुके हैं अपनी हरकतों की चलते। ये मैं जब तरुण भारत में था तो हम लोग एक हिंदी का अखबार निकालने वाले थे, सब कुछ था। उस समय एसएल विनोद करके एडिटर था, वो भी बिहारी थे, ये भी बिहारी है, ये भी आपको बता दूं। तो ये भाई साहब आए थे वहाँ नौकरी के चक्कर में। तब ये आज तक से बेरोजगार होकर निकले थे। ये बात है 2002, 2003। तो इनका नेचर ही डिस्ट्रक्टिव है। बेसिकली क्या ये है, कम्युनिस्ट विचारधारा। कम्युनिस्ट कोई क्रिएटिव काम नहीं करते हैं। आप देख लीजिए कम्युनिस्ट कंट्री रूस के कितने टुकड़े हो गए, देश के टुकड़े करा के उन लोगों को किया है। तो इनका एजेंडा यही रहता है। और पुण्य प्रसून वाजपेयी एक नंबर के पाखंडी, देशद्रोही कह लीजिए। ये देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा चलाते हैं। एक पूरी गैंग है इन लोगों की। इन्होंने पूरे 4 महीने एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की कि जो अगले 5 चुनाव हो रहे हैं उसमें एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी साफ हो जाएगी। और इनके दुर्भाग्य से मिजोरम में भी एनडीए की सपोर्टर पार्टी का चुनाव जीत गई है। तो 4-4-1 का रेशो हो गया है। इनको ये था कि ये 3 चुनाव हार जाएंगे तो मोदी जी की ग्रिप ढीली हो जाएगी थोड़ी, इंटरनेशनली भी, नेशनली भी। इनको सोरोस से पैसा मिल रहा है। सोरोस तो चाहता है कि भारत में एनआरकी हो, उसको प्रजातंत्र पसंद नहीं है। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी जब आज तक में थे, तब इन्होंने इसको खूब प्रमोट किया। मैं बता रहा हूँ कि ये संपादक कैसे रहे हैं। यह 2013 के पहले सारी न्यूज चैनल्स में किस तरह के संपादक बैठे हुए थे, उसका ये एक उदाहरण है। पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए, आशुतोष हो गए, बहुत सारे लोग अपन अभी पुण्य प्रसून वाजपेयी के काम। 2013 में ये जाके कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए थे जब अन्ना ने आंदोलन चलाया था। अरविंद केजरीवाल को इन्होंने सराखों पर बिठाया। एक इंटरव्यू इन्होंने दिया था अरविंद केजरीवाल का, आज तक में जरिए से। तो
सारा स्क्रिप्ट इनकी लिखी हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने वही स्क्रिप्ट बोली। जब खत्म हो गया तो ये भूल गए कि कैमरामैन ने कैमरा ऑफ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने पूछा भाई कैसा रहा? उन्होंने कहा क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। तो इनका नाम ही क्रांतिकारी पत्रकार पड़ गया है। ये एक बिल्कुल फेक एजेंडा चलाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। और सबसे बड़ी शिकायत मेरी ये है कि ये जितने फेक पत्रकार हैं, जितने लतियाए गए हैं चैनलों से 2013 के बाद, इनकी इतनी व्यूअरशिप कैसे है? सरकार को इस मामले में जरूर जांच करना चाहिए कि ये कहीं से इनको फंडिंग हो रही है या कोई फेक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए बाहर से पैसा आ रहा है और वही लोग सारा देखते हैं कि ये लोग क्या चला रहे हैं। क्योंकि 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख जितनी व्यूअरशिप होने लगे तो जरूर उस पर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। हिंदुस्तान में इतने तो लोग नहीं देखते हैं यूट्यूब, जहाँ तक मेरा अनुमान है 5-7 लाख, 10 लाख तक तो ठीक है। इतना फ्री कोई नहीं है कि 1 करोड़ लोग बैठ के एक दिन में आपको पूरा देख रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, उन्हें को वो तो हमने न्यूज हाँ, क्लिक के टाइम में देख लिया हमने कि कैसे फंडिंग चाइना से आती है और जिन जिन से फंडिंग आती है उन्हीं के अकाउंट चलते हैं और ये सारे वो लोग हैं जो एंटी भारत एजेंडा चलाते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। जितना आप मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे उतना ही आपका अकाउंट ज्यादा चलेगा। मैंने अभी तक यही ट्रेंड देखा है। दैट मीन्स इन्हें भी बढ़ावा ऐसे लोगों को, ऐसे एलिमेंट्स को दिया जा रहा है, तभी इनके मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। नहीं बढ़ावा तो दिया जा रहा है पर लोग इतने नेगेटिव सोच के हैं। चुनाव परिणाम तो कभी नहीं बता रहे, कहीं झलकता ही नहीं चुनाव परिणामों में कि लोग इतने नेगेटिव सोच के हैं और इतना ज्यादा मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ। ये लोग तो मतलब अभी तक तो इनको होश नहीं आया है, ये गश खा के गिर पड़े जिससे चुनाव परिणाम आए। अभी भी अर्ध बेहोशी की अवस्था में है ये। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। सर वो तो तो समझ कोई कैसे आएगा? जैसे वो आशुतोष है जो बड़ा ऊंचा ऊंचा के बोलता है, उसने तो इलेक्शन से पहले बोल दिया था कि मोदी और शाह इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। हाँ, आशुतोष ऐसा है ना, परोपदेश कुशल पहुंचे रहे। ये पत्रकार के रूप में एक कहते हैं ना भेड़िया है। ये आज तक के में भी रहे, ये न्यूज 18 में भी एडिटर रहे। इन्होंने वहां सिर्फ अपना एजेंडा चलाया है, मोदी के खिलाफ जहर उगलना, ये सारे काम करे हैं। इनको 2 दिन से ये अपने न्यूज चैनल पर इनका जो एक सत्या हिंदी करके यूट्यूब चैनल है उस पे ये आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके होश फाख्ता हो गए। और इन्हीं के साथ एक और जुड़े हैं मुकेश कुमार, जो सहारा में चैनल हेड थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। मुकेश कुमार जैन है पूरा नाम उनका, वो जैन नहीं लिखते हैं, मुकेश कुमार लिखते हैं। इन्होंने सहारा का भट्टा उठाया तो सहारा से इनको हटाया गया तो एक वॉइस ऑफ इंडिया करके न्यूज चैनल आया था, वो भी इन्होंने 6 महीने में बंद करा दी। इसके बाद ये बेरोजगार हो गए। और क्योंकि किसी चैनल के आप हेड हो जाए, किसी अखबार के एडिटर हो जाए तो लोग समझने लगते हैं कि भारी विद्वान और बड़े महान पत्रकार हो गए। तो ये अपने लेख लेख लिखने लगे और कुछ इस तरह के काम करने लगे तो इनकी रोजी रोटी चलती है। फिर ये आशुतोष के साथ मिलकर कहीं से इन लोगों को पैसा फंडिंग हुआ है और इन लोगों ने सत्या हिंदी करके ये यूट्यूब चैनल अपना चलाया है, जिसमें मोदी और बीजेपी और हिंदुओं के खिलाफ घनघोर एजेंडा चलाते हैं ये लोग पूरा। हम्म। और इस पे जितने भी आपके न्यूज क्लिक वाले पत्रकार हैं वो सब इस पे आकर बैठते हैं। जितने लतियाए गए हैं, वो राहुल देव हो या उर्मिलेश हो, आपका विनोद मिश्रा हो, विनोद अग्निहोत्री हो, विनोद शर्मा, विनोद अग्निहोत्री, ये सारे पत्रकार जो हैं इनकी मोदी से इन्होंने मिलने के लिए बहुत कोशिशें करी। हाथ पांव जोड़े कि हमारी दुकान चल जाए, मोदी जी के साथ एक फोटो हो जाए तो घर के ड्राइंग रूम पे लगाएंगे कि भाई जैसे पुराने प्राइम मिनिस्टर के साथ हम कहीं भी घुस जाते थे, उनके प्लेन में जाते थे, दारू पीते थे और दुनिया भर के अय्याशियां करते थे, वो सब जारी रहे। पर वो कौन देते, ये सारे के सारे खिलाफ होते। लेकिन सर मुझे एक चीज समझाइए आप। जैसे आशुतोष ने इलेक्शन से पहले, आपको याद होगा, एक स्टेटमेंट दिया था, बीजेपी को बीजेपी ही हराएगी इस इलेक्शंस के अंदर। इसका मतलब क्या था इनका? इनका मतलब ये था, इनका ये कहना था मध्य प्रदेश में 3 बीजेपी है। एक महाराज वाली बीजेपी, एक शिवराज वाली बीजेपी और एक नाराज बीजेपी।
महाराज वाली मतलब सिंधिया जी की बीजेपी है, एक शिवराज के जो लॉयल है उनकी बीजेपी है, और कुछ तीसरे जो लोग हैं वो नाराज लोग हैं। तो उनका मतलब कहने का मतलब यही था कि तीन तीन गुट है तो बीजेपी तो हारेगी। इनको कांग्रेस में गुट नहीं दिख रहे थे कि कमलनाथ और दिग्विजय के कितना भयंकर गुटबाजी चली है। कमलनाथ ने जब से एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, उसको डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है, उसके बाद से कमलनाथ का पूरा सपोर्ट वहां से कांग्रेस ने खींच लिया। ये जो 70 सीटें आई है जहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, वो सिर्फ कमलनाथ की मेहनत से आई है, इसमें कांग्रेस का कहीं कोई आंख नहीं। दिग्विजय सिंह ने अपना पूरा जोर लगाया ग्वालियर चंबल बेल्ट में अपने लड़के का भविष्य बनाने के लिए कि भाई अच्छी खासी सीटें आ जाए तो मैं इसको आगे चीफ मिनिस्टर की तरह प्रोजेक्ट कर पाऊँ, तो उनके भी अरमानों पे घड़ों पानी फिर गया। ये ये जो आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी को बीजेपी ही हराएगी, तो वो ये सोच के इनका स्टेटमेंट था कि यहाँ तीन तीन गुट है, पर अमित शाह जी यहाँ 3 दिन बैठे, वो तीनों को मिला के बिल्कुल एक करके खड़ा करके उन्होंने चुनाव जीत के बता दिया। तो बीजेपी एक हो गई और इनको ऐसी धुलाई करी है कि ये सब बिल्कुल हतप्रभ है, जैसे हिंदी में शब्द शब्द कहते हैं ना, हतप्रभ हो गए, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या क्या किया जाए आगे, इनको समझ में नहीं आता। तो अब ये आ गए हैं ईवीएम पे, नॉर्थ साउथ में बांटने पे, हिंदुओं को दोबारा फिर से गाली देना शुरू करने पे। तो ये आगे 2024 के लिए और कांग्रेस का और विपक्षियों का सत्यानाश करने के तुल है। ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने आपसे कई बार चर्चा में कहा है कि जो ग्रामीण वोटर है, हिंदुस्तान का जो वोटर है, वो बेवकूफ नहीं है। वो इन सो कॉल्ड महारथियों के जो स्टूडियो में बैठे हैं और बड़ी बड़ी चैनलों पे बैठते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि मैं यहाँ रहा वहां रहा, उनके कहने पे नहीं चलता है। वो जमीन पे क्या काम हो रहा है, जमीन पे उसको क्या मिल रहा है, उस पे वो चलता है पूरा का। सर, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने बोल दिया कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है वही काम करता है, कार्य करता है, कुछ भी है। जैसे अभिषार शर्मा है, वही न्यूज़ क्लिक वाला, जिसने करोड़ों रुपए लिए थे चाइना से और उसकी आधी टीम तो अंदर है, ये अभी भी बाहर पता नहीं कैसे फिर रहा है। उसने क्या बोला, क्योंकि पैसे लेके ही वो ये सारी खबरें देता है, उसने यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया कि ये इलेक्शंस फँसने वाले हैं। एक-एक विधायक 100-100 करोड़ में बीजेपी खरीदने के लिए तैयार है। ये उसने डिक्लेयर किया था, क्योंकि खुद बिका हुआ ऐसा लगता है कि सारे बिके हुए हैं। देखिए, इसकी श्रीमती जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्विस करती है और उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, केस चला था, तब से ये चिढ़ गए थे बीजेपी से। बीजेपी के रिजीम में ही था, उस समय ये एबीपी न्यूज़ में थे। बाद में इन्होंने एबीपी न्यूज़ में अपना एजेंडा चलाना शुरू किया तो इनको एबीपी न्यूज़ से बाहर कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपना खुद का चैनल शुरू करा। तो इन लोगों के देखिए निजी स्वार्थ है। हर आदमी जो मोदी के खिलाफ है, कोई मतलब देश के हित में या जनता के हित में कोई बात नहीं कर रहा है। इनके निजी स्वार्थों को हानि पहुंची, उसके चलते ये सारे एक अपना एजेंडा चला लिए है और इनको फाइनेंस करने वाला चाइना है, सोरोस से और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। अरब अरब कंट्री से भी इनको काफी पैसा आ रहा है। सर, ये जितना आप बोल रहे हैं कि ये इनका एजेंडा चलता है, अभी आपने वो नाम दिया था अशोक वानखड़े, उनकी 3-4 स्टेटमेंट्स हैं। एक क्या था, मोदी अब इलेक्शन नहीं जीत सकते और मैंने कहता कि मैं लोगों से मिला हूँ, मैंने ऐसा गुस्सा लोगों के अंदर मोदी जी के लिए कभी देखा ही नहीं और मोदी का क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया है। ये क्या सूंघ कर आते हैं रोज़, ऐसे-ऐसे प्रोग्राम्स बनाने के लिए और मिलियंस ऑफ व्यूज़ है सर इनके। देखिए, अशोक वानखेड़े का बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। अशोक वानखेड़े जो है इंदौर से है। फ्री प्रेस जर्नल इंदौर से निकला था। एक करनानी करके उद्योगपति थे। बॉम्बे से आज भी उनकी मैगजीन निकलती है, कैरेवान, जो झूठी खबरें फैलाने में नंबर 1 है। तो वहां से फिर ये दिल्ली शिफ्ट हुए थे। इन्होंने एक न्यूज चैनल लॉन्च की थी, MH1, जो वो तो चल रही है, पंजाबी चैनल है। आप भी अगर पंजाब से हैं तो आपने देखा होगा, MH1 करके एक न्यूज चैनल चलती है। यस, यस। हाँ, तो उनमें इस उसको इन्होंने लॉन्च किया था, पर वहाँ से इनके लक्षण देख के इनको टाटा बाय-बाय सी यू कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने बहुत जगह हाथ-पाँव मारे।
इनको कहीं हुआ नहीं। अच्छा, दुर्भाग्य से मैं जब दिल्ली में था, आईएनएस बिल्डिंग है जहाँ पे सारे हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर्स के ऑफिसेस हैं। मैं भी लखनऊ के एक अखबार से जुड़ा हुआ था, वहीं देखता था। ये रोज शाम को आते थे, तब कांग्रेस की सरकार थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 98-99 की, कांग्रेस की सरकार थी। ये रोज शाम को आते थे, बढ़िया मुफ्त की चाय पीना, कैंटीन में खाना पीना और चल देना। कांग्रेस के दफ्तर में सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहे। शाम को आके वहां से जो विज्ञप्ति आती थी उसको आपने भेज देना और बड़े पत्रकार बन जाना। ये जितने बड़े पत्रकार बने हैं, कांग्रेस 24 अकबर रोड के चक्कर लगा लगा के अपने आप को पत्रकार सिद्ध किया है। जमीन पे ये कभी गए नहीं, जमीन पे कभी जुड़े नहीं रहे। अशोक वानखेड़े महाराष्ट्र की राजनीति का अपने आप को बहुत धुरंधर समझते हैं मध्य प्रदेश के। महाराष्ट्र में ये कितने रहे, ये कभी कोई इसे पूछ ले। महाराष्ट्र की राजनीति पे भी कमेंट करते हैं, हर जगह की राजनीति पे ये कमेंट करते हैं और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इनकी दुकान बिल्कुल टोटली बंद हो गई है। इनको पैनल में बुलाते हैं तो गालियां पड़ती है। तो पैनल में इसलिए आजकल बुलाया जाता है कि थोड़ा जनता का मनोरंजन हो जाता है कि कुत्ते लड़ रहे हैं गली में। उस तरह से ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन लोगों को बुलाया जाता है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों को। एक बुलाया जाता है फ्रस्ट्रेटेड लोगों को और एक बुलाया जाता है जो उत्साह से भरे होते हैं, जो इनकी बैंड बजाते हैं। और सर बैंड बजाने में तो देखो आपसे बढ़िया तो कोई आदमी हो नहीं सकता। ये अजीत अज्जुम जो कह रहा था कि बीजेपी और आरएसएस जो है ये कम्युनिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। ये इलेक्शन से पहले बहुत उछल रहा था। अब मोदी को स्वाद दिखाएंगे, अब मोदी हारेगा, अब मोदी को बाहर निकाला जाएगा, अब बीजेपी ही मोदी को बाहर निकालेगी और 24 के इलेक्शन चेंज होने वाले हैं। इसके बारे में क्या क्या ख्याल है आपका? अब ये 14 साल तक राजीव शुक्ला जी जो है कांग्रेस के नेता, राज्यसभा सांसद है, उनकी पहले एक प्रोडक्शन हाउस थी देख फिल्म करके, उसमें ये प्रोड्यूसर थे। मैं उसी जमाने की बात कर रहा हूँ जिस जमाने में मैं दिल्ली में बैठता था। और इनकी श्रीमती मेरे साथ काम कर चुकी है, गीता श्री। दोनों घोर कम्युनिस्ट है, बहुत ज्यादा एरोगेंट है। तो ये 14 साल रहे, फिर उन्होंने न्यूज़ 24 न्यूज़ 7 में काम किया। 10-12 साल वहाँ पे चीफ एडिटर रहा है। इसके बाद इंडिया टीवी में गए। तो इंडिया टीवी में क्या है, रजत शर्मा बड़े पॉलिश है। वो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास वाला हिसाब रखते हैं। वो बराबर दो नाव की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस को भी बैलेंस करके रखूं और इसको भी बैलेंस कर सकूं। इनको मैनेजिंग एडिटर बना के इंडिया टीवी में ले गए थे, पर इन्होंने अपना एजेंडा चलाना शुरू किया तो इनको इंडिया टीवी से रजत शर्मा ने कहा कि सर गेट के बाहर देखिए कौन आया है। ये बाहर देखने के खड़े हुए, पीछे से इनको एक लात पड़ी और ये बाहर हो गए। तो इसके बाद ये टीवी 9 में इनको लिया गया और टीवी 9 का उद्घाटन करवाया मोदी जी से, चैनल का। अब मोदी जी जब वहां गए तो ये सारे जितने निगरानदू थे वो सारे भर्ती थे। इसमें एक विनोद कापड़ी है, वो पहले जी टीवी पे काल कपाल महाकाल करके भूत प्रेत और तंत्र मंत्र और दुनिया भर के झूठे किस्से चलाते थे, जो बड़ा पत्रकार हो गए। मतलब बड़ा पत्रकार बनाते हो, चलाते क्या थे वो, काल कपाल महाकाल। वो कहीं शमशान में जाके किसी अघोरी से मिल रहे हैं, तो कभी किसी तांत्रिक से मिल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो वो भी वही मौजूद थे सारे। तो मोदी जी ने खाली ऐसे बोल दिया, अच्छा है कि आप मेरे सारे विरोधी ले आए, अब मजा आएगा। तो इशारा समझ गया उनका न्यूज चैनल मालिक, उसने इन सबको एक लाइन से घाट पकड़ के बाहर कर दिया। तब से भारी मोदी विरोधी हो गए और दिन रात मोदी को कोसते हैं। देखिए, आप हम भी यूट्यूब पे बैठे हैं, हमें कोई सरकारी अफसर तो इंटरटेन करेगा नहीं, कोई नेता तो इंटरटेन करेगा नहीं। और एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो, न्यूज चैनल के आप हेड हो, न्यूज चैनल में आप किसी पोस्ट पे हो, तो आपको राजनीतिक पूछते हैं, अफसर पूछते हैं। तो वो जो जलवा खत्म हो गया, उस जलवे के खत्म होने से ये सारे तिलमिलाए हुए हैं। सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक तरफ तो ये एजेंडा चल रहा है, दूसरी तरफ एक उल्टा काम भी चल रहा है। उल्टा काम ये है जैसे वो एकम सनातम एक नया एक चीज़ आ गई। वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया शायद हिंदुओं का ये अल्टरनेट है या बीजेपी का अल्टरनेट इन्होंने खड़ा कर दिया। सर इसका भी लोगों को पता होना चाहिए ये एकम सनातन क्या चीज़ आ गई है। सर 2013 के ये पहले ये फोरम साइट चलाते थे,
इसमें संदीप देव और अंकुश शर्मा करके हैं। आप उनके 2013 के पहले का देख लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। ये पोर्न साइट चलाते थे और आपका जो बाजार में सस्ती किताबें मिलती है घटिया पोर्नोग्राफी की, उस तरह के ये क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते थे उसमें। और यकायक मैंने आपको कई बार बोला है कि बहुत सारे फर्जी सनातनी खड़े हो गए और लोगों से सब सावधान रहे। तो हम्म इनको भी कहीं से फंडिंग हुई है और ये बीजेपी के हिंदू वोट काटने के लिए इन्होंने ये एकम सनातन दल बनाया है। तो इससे होशियार रहे, ये पोर्नोग्राफी के मास्टर लोग हैं, ये कोई सनातनी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सर ये तो सनातनी नहीं है, ये अपने रवीश कुमार जी जो आजकल बोल रहे हैं मोदी को शिवराज ने हरा दिया, बड़े परेशान चल रहे हैं। सर रवीश कुमार मुझे लगता है या तो पागल होने वाला है बहुत जल्दी, और राहुल गांधी के साथ या तो बैंकॉक भाग जाएगा, वहां जाके शादी करा लेगा, जो कि हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि राहुल गांधी को बैंकॉक भेज देना चाहिए, वहां पे इसकी शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई उसकी लड़की देने वाला नहीं उसको। और रवीश कुमार को भी साथ में भेज देना चाहिए, क्योंकि रवीश कुमार जैसी हरकतें कर रहा है, जैसी वीडियोस बना रहा है, खतरनाक भी हैं, लेकिन बेवकूफी भरी भी है। देखिए रवीश कुमार मानसिक रूप से विकसित हो चुके हैं पूरी तरह, हुँ, और निराशा के गर्त में डूब चुके हैं। हुआ क्या है, आदमी को उसकी औकात से ज्यादा मिल जाए तो उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहता। बहुत कम लोग हुँ, होते हैं जो वो संभाल पाते हैं, अपना दिमागी संतुलन ठीक रख पाते हैं। ये वहाँ पे एनडीटीवी में चिट्ठियाँ सॉर्ट करते थे, सॉर्टिंग का काम करते थे, जो चिट्ठियाँ वगैरह आती थी। धीरे-धीरे करके ये मैनेजिंग एडिटर बन गए थे। तो अब इन्होंने क्या किया होगा, ये तो मुझे नहीं पता है, पर चिट्ठी छाँटने वाले से और एकदम वहाँ तक पहुँचना। अच्छा ये हिंदू धर्म को बड़ा गाली देते हैं, पर खुद छठ पूजा करने पटना जाते हैं और पूरा पूजा का सामान सर पे लेके अपने परिवार के साथ जाते हैं। इनके भाई साहब की बड़ी शोहरत रही है कि सेक्स रैकेट चलाते रहे, पकड़े भी गए थे बिहार में। ये अपना सरनेम नहीं लिखाते हैं, है पांडे जी, और लोगों से दुनिया से सारा जात पूछते फिरते हैं। तो ये महान पाखंडी, सबसे बड़ा पाखंडी हिंदुस्तान का पत्रकार कोई है तो ये रवीश कुमार। हुँ। नहीं, ये तो बात सही है आपकी कि इससे बड़ा पाखंडी हो नहीं सकता, तभी जैसे ही एनडीटीवी यानी कि नेहरू डायनेस्टी टीवी बिका, अदानी ने खरीद दिया, सबसे पहले लात इसी को मारी कि भैया हमें यहाँ पे रबिश नहीं चाहिए, रबिश तो अपने घर पे लेके जा। और सर रबिश की जब ये नहीं है कि सारे ये हिंदू नाम के हैं, एक जो इनकी मुसलमान वाली है, अरफा, आपने नाम तो सुना ही होगा। उसने बोलना शुरू कर दिया जैसे ही इलेक्शन कांग्रेस हारी है, राजस्थान में मुसलमान डरा हुआ है, वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। ये इनको डर क्यों लगता है? जब इलेक्शन से पहले तो ये बोल रही थी बड़े खुल के कि बेवकूफ बनाएँगे 6 महीने हम हिंदुओं को, उसके बाद हिंदुओं को लात मार के बाहर निकालेंगे। आज सनातन जीत गया, तो अब ये बोलने शुरू कर दिए कि मुसलमान यहाँ से घबराया हुआ है, ये निकलने को तैयार है। नहीं देखिए कौन है इसका, आरफा खानम अचकन है या शेरवानी? शेरवानी है, अचकन नहीं है, शेरवानी। आरफा खानम शेरवानी है। तो इसका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें ये कह रहे थे कि हमको अपना स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। हमको आक्रामक होने के बजाय बहुत साफ और बहुत डिप्लोमेटिकली सबसे हैंडल करना पड़ेगा। भले बन के हमको इनमें फूट डालनी है और इनका पूरा विभाजन करना है। हुँ, इन्होंने खूब एजेंडा चलाया, सब जगह गई। अच्छा ऐसे लोगों को क्या होता है, ये लोग रिपोर्ट करने के बहाने कहाँ जाते हैं? मुख्यमंत्री के बंगले पे चले जाएँगे। विपक्ष के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में बघेल, आपका तेलंगाना में बीआरएस के थे केसीआर। तो ये लोग इनको एंटरटेन करते हैं कि मोदी विरोधी है। तो ज़मीन पे तो बहुत कम घूमते हैं ये, वहाँ जाके किसी 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, मुख्यमंत्री को फ़ोन कर देते हैं, इनकी सुख-सुविधाओं का सारा इंतज़ाम हो जाता है। थोड़ा वो सड़क पे लेके माइक घूम लिए और किसी से ज़बरदस्ती करते हैं, तो जैसे अजीत अंजुम को और इनको जूते पड़े थे, उस तरह फिर इनको जूते पड़ते हैं तो दोबारा फिर ये जेल में जाते हैं। इनका एजेंडा है, ये घोर सांप्रदायिक औरत है और पूरा भारत का विभाजन करने के लिए तत्पर है। इसको पाकिस्तान से, आईएसआई से इसकी लिंक्स है। ये खुला चैलेंज है मेरा। इसकी जाँच होगी तो कहीं न कहीं इसको आईएसआई से फंडिंग हो रही है और पूरा निकल के आएगा। सर जब इतना ओपनली गवर्नमेंट को मालूम है, लोगों को मालूम है, तो गवर्नमेंट ऐसे गद्दारों के ऊपर,
एक्शन क्यों नहीं लेती? मैंने देखा है कि बाकी दुनिया में भी जहाँ पे पत्रकार बिके होते हैं, एजेंडा चलाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, वहाँ पर डिविजन्स करने की बातें करते हैं। उन्हें तो उल्टा लटका के ऐसे चित्तर पड़ते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से, दोबारा वो बोलते नहीं है। ये काम तो पाकिस्तान के अंदर भी देखा हमने, जो पत्रकार उल्टा-सीधा बोलते थे, वो 5-5 6-6 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं और सीधा भी चल नहीं पाते। आवाज़ मुँह से निकलती नहीं है। हमारे देश में ऐसा काम क्यों नहीं होता? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इतना ज़्यादा लिबरल होना भी, फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी ज़्यादा, बिल्कुल किसी भी देश के लिए नुकसानदायक है। हुँ, देश का भला करने वाली नहीं है कि आप देश की संस्थाओं को, देश के अधिकारियों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, आपकी मर्जी से जो ना काम हो आप उसको गाली देना शुरू कर दें। तो सड़क साथ जितने गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे हैं उनको सबको सोशल मीडिया पर बिठा दें और दिन भर बैठ के वो गाली गलौज करते हैं। तो इस पे रोक लगना बिल्कुल ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 के बाद इस तरह के कामों पे रोक लगेगी। एक तो इकोसिस्टम इनका जो लेफ्ट इकोसिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये हुँ। सारा ह्यूमन राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ से अमेरिका से और दुनिया से सब शुरू हो जाता है। मोदी जी को इन सब बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे देश की तरक्की जो चल रही है उसमें रोक ना लगे तो ऐसे गधों को, खच्चरों को इनकी जो जगह है, जानवरों का बाड़ा, कांजी हाउस बोलते हैं उसमें बेड़ के और अच्छे डंडे लगाना चाहिए इनको। नहीं, डंडे तो लगने चाहिए, लेकिन सर जो लोग हैं, वो भी ऐसी चीज़ों में फँस जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भारत के लोग बेवकूफ़ हैं, जब उन्हें समझ आ गया है कि भई भारत में क्या हो रहा है। तो क्या कहीं आपको लगता है कि ऐसे जो लोग एजेंडा चलाते हैं, लोग इनकी बातों में अभी भी फँसते हैं? उसके कारण हमने देखा है इलेक्शंस के अंदर भी अभी भी 40% से ज़्यादा लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। वही कांग्रेस जो हिंदुओं के गले काटने के लिए उतारू है और हर रोज़ बोलती है हमने सनातन को भारत से खत्म करना है। अभी भी हिंदू इनको वोट देता है क्योंकि ऐसे ही लोगों की हिंदू बातें भी सुनता है। कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस तो होता ही होगा। इससे कैसे बचा जाए? देखिए, हिंदुओं की सबसे बड़ी खराबी है कि वो अपने स्वार्थ के आगे हर चीज़ भूल जाता है। उसको ना धर्म याद रहता है, ना देश याद रहता है। हुँ। अभी जहाँ पर दिग्विजय सिंह रो रहे थे कि हमको तो 21% वोट पोस्टल बैलेट में ज़्यादा मिले थे। तो पोस्टल बैलेट मोस्टली क्या होता है जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है तो उनको पोस्टल बैलेट अलाउड है। तो सारे सरकारी कर्मचारी हरामखोरी के अलावा कुछ करते नहीं। उनको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, उनको दुनिया की सारी सुविधाएँ चाहिए, सब कुछ चाहिए। जवान लोग आएँगे नहीं, अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम के चलते ये जो 21% वोट पड़ा है, 21% जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमारे को ज़्यादा बढ़े और ईवीएम में गड़बड़ हो गई। तो ईवीएम में गड़बड़ अगर थी, तो इन सब लोगों को बुलाया था, कोई नहीं गया। सीपीएम और एनसीपी के अलावा किसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव गया और उनके सामने रख दी गई थी कि भाई साहब ये रखिए, अब आप हैक करके बताओ। कुछ नहीं कि सिर्फ कैसे काम करती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये करके चले आए। तो इनका तो ये क्या है, ये 2024 तक ये रोना चलता रहेगा सारा। और हिंदू अगर नहीं सुधरेगा तो भैया कोई देश नहीं है, बार-बार कह रहा हूँ, फिर अरब सागर में जाके गोते खाना आप। हुँ। अपना निजी स्वार्थ छोड़े, देश को और धर्म को आगे रख के चलें, कोई आपका उद्धार है, नहीं तो मोदी कब तक रहेंगे, ये सोच लें आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ऐसे लोग जो देश को विभाजन करने में लगे हैं, हर रोज़ एजेंडा चलाते हैं, आपका दिमाग भ्रमित करते हैं, इनको सुनना बंद करें, इनको वायरल करना बंद करें। हमारे लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, हम देखते भी हैं, देश तरक्की कर रहा है। आज तो ये हाल है कि हमारी जो देश है, वो आगे बढ़ रहा है, चाइना का आउटलुक नेगेटिव डिक्लेयर हो गया है। दैट मीन्स यहाँ पर जो लोन्स दिए हुए हैं, वो वापस ना आने की उम्मीद है। आप सोचिए इतनी बड़ी पावर और उसका क्या हाल है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चाइना डूबने वाला नहीं है, सिचुएशन टाइट है। लोग बोलते हैं सर आप तो बोल रहे थे डूबेगा नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चाइना नहीं डूब सकता, बहुत देर दिल्ली बहुत दूर है अभी और लेकिन आउटलुक नेगेटिव है और भारत का पॉजिटिव है। अगर अभी भी
इतना पॉजिटिव आउटलुक के बाद भी आप मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर सकते, फिर आपके लिए कांग्रेस ही ठीक है, जो आएगी, आपके गले काटेगी और उसके बाद आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी, आपको कन्वर्ट होके ये बंदर वाली टोपी और बकरी वाली दाढ़ी आपको रखनी पड़ेगी आगे से और आपकी जो वाइफ्स का क्या हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं कि चाहे चाचा, मामा, ताया कोई भी छोड़ेगा नहीं उनको, क्योंकि सब हराम है, सब सब जायज़ है उनके वहाँ पर। ये अब चॉइस आपकी है, रविंद्र हराम जी ने नहीं, सब हलाल है, सब हलाल है, हलाल हराम नहीं, हलाल है, सब हलाल। सब हलाल है सॉरी और ये हालत है रविंद्र जी, इतनी ज़्यादा स्टडी इनकी है, एक-एक की हिस्ट्री आपको समझा दी, ये सारे एजेंडाधारी कहाँ से आए हैं और कहाँ कौन-सी मेंटालिटी लेकर ये बैठे हुए हैं। इसलिए अपनी आँखें खोलें, अब चॉइस आपकी है, हमारा काम तो हमने कर दिया, आपकी आँखें खोलने का। अगर आपको अभी भी अपनी आँखें बंद करके बैठना है और कांग्रेस आपको प्यार करती है, आपको अच्छी लगती है, आपको कांग्रेस मुबारक हो। हम आपको आशीर्वाद नहीं दे सकते, हम आपको मुबारकबाद ही देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। 6 दिसंबर है, जय श्री राम तो बनता है। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.